لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ويا نشوف مرة جنانه. दोस्तों, ईरान और अमेरिका की डील में वो हो गया जो ईरान ने भी शायद नहीं सोचा था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे पता चलेगा। लगभग 18 घंटे की आप कह लीजिए कि बेहद थकाऊ, बेहद उबाऊ मीटिंग्स के बाद, डील को लेकर के वार्ता के बाद आखिरकार ईरान को वो मिल गया जो शायद ईरान ने नहीं सोचा था। ईरान ने जो शर्तें रखी थी वो सारी शर्तें आखिरकार अमेरिका को माननी पड़ी। अभी उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बाकायदा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर बयान जारी करते हुए एक तरीके से ईरान की बड़ी जीत बताया है। अभी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक ये खबर है। दूसरी खबर है दोस्तों, एक वार्ता के दौरान अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की जबरदस्त तरीके से घनघोर हुई बेइज्जती की। बताऊंगा कि कैसे सरेआम जेडी वांस को बेइज्जत होना पड़ा, उस खबर के बारे में भी बताऊंगा। और एक खबर है जो डोनाल्ड ट्रंप का चेला है, लिंडसे ग्राहम, जो सांसद है इनकी पार्टी का, उसने एक बड़ी धमकी फिर से ईरान को दी है। क्या वो धमकी है, इस पर भी बात होगी। और लेबनान में हमले बंद करने के बाद इजराइल ने गजा में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गजा से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देख करके दिल दहल उठता है। अभी वो तस्वीरें, और इन तस्वीरों से एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि जंग और कत्लेआम इजराइल का खाद पानी बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता का, उसकी कुर्सी का पेट्रोल बन चुका है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ईरान और अमेरिका की उस डील का जो को लेकर के जो दावा ईरान ने किया है उसके बारे में जानते हैं। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विदेश मंत्रालय ने जेडी वांस के साथ हुई बातचीत के नतीजों को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। पहला समझौता हुआ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट बनाई जाएगी। क्या बनाया जाएगा? CCU, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट बनेगी मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए। खासकर इस यूनिट का जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो लेबनान पर रहेगा, जो लगातार इजराइल उधर जो कत्लेआम कर रहा, जो बेगुनाहों पर बम बरसा रहा है, उसके लिए बाकायदा एक कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट बनेगी। हालांकि इसका काम गजा को भी देखना होगा, ऐसा कहा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक सीधी हॉटलाइन स्थापित की जाएगी। मतलब एक ऐसी हॉटलाइन जिससे ईरान से सीधा संपर्क साधा जा सके, ताकि अगर समुद्री मार्ग में कोई संकट पैदा होता है तो ईरान के जरिए तुरंत संपर्क किया जा सके। यह दुनिया के सबसे अहम तेल गैस व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और इसलिए यह फैसला लिया गया। एक और जो बड़ा ईरान के पक्ष में जो बड़ा एक तरीके से समझौता कहा जा सकता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जी कहा गया है कि न्यूक्लियर फाइल पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। एक वर्किंग ग्रुप बनेगा, और लेकिन ये ग्रुप जो बनेगा ये काम तभी शुरू करेगा जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है समझौते के क्लॉज 13 को पूरी तरीके से लागू करेगा। यानी कि जो पहले फेज की शर्तें हैं, जब तक अमेरिका वो पूरी नहीं करेगा तब तक ये ग्रुप नहीं बनेगा। ईरान के न्यूक्लियर हथियार को लेकर के, या यूं कह लें कि न्यूक्लियर कंट्री बनने को लेकर के जो सबसे बड़ी बात है वो यही है। एक और बात है जो ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं जो कतर में हैं, उसको लेकर के कहा गया कि ईरान और कतर के बीच ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करने पर समझौता हो गया है। यह तेहरान के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज माना जा रहा है। पांचवी चीज है जो सबसे अहम है वो ये कि अमेरिका ने ईरान को ऐसे दस्तावेज दिए हैं जिसके आधार पर ईरान अगले 60 दिनों तक
60 दिनों तक बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी सैंक्शन के तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे तमाम सारे उत्पाद जो है वो दुनिया भर को बेच सकता है। अब ये दावा ईरान की तरफ से किया गया और अगर आप समझिए कि ये दावा अगर सच साबित होता है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर को लेकर के जो बात है उसमें जो स्टार मार्क है, जो कंडीशन है, वो अमेरिका को माननी पड़ी है। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर अब्बास अरागची का एक बयान निकल के सामने आया, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या बताया अब्बास अरागची ने, बयान दिया, कहा कि टायरलेस पाकिस्तानी एंड कतरी मीडिएशन हैज डिलीवर्ड मेजर प्रोग्रेस टू एंड लेबनान वॉर। ऑयल एंड पेट्रोकेम्स एक्सपोर्ट are waived, blockade lifted, some frozen assets released and major reconstruction and development plan launched for Iran। मतलब जो अब्बास अरागची ने कहा है उसमें एक और चीज नई जुड़ी है कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर के कुछ डेवलपमेंट प्लान हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। कहा गया कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी पाबंदियों में छूट दी गई है, नाकेबंदी हटाई गई है, ईरान की कुछ फ्रीज की गई संपत्तियां जारी की गई हैं और ईरान के लिए बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू की गई है। यह अब्बास अरागची का दोस्तों बयान आया। अब एक खबर मैं और आपको दिखाता हूं। यह खबर आपको इस वीडियो को सबसे पहले देखना चाहिए, कितनी जबरदस्त बेइज्जती हुई है जेडी वैंस की। इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये खड़े हुए हैं, इधर से ये चले, उधर से अब्बास अरागची आए और इन्होंने आगे हाथ किया और अब्बास अरागची ने बाकायदा गले मिल करके शहबाज शरीफ का अभिवादन स्वीकार किया। और ये सब कुछ दूर खड़ा जेडी वैंस देख रहा है और टुक टुक करके जो है निहार रहा है। मतलब ये आप समझिए कि ईरान ने जो मना किया था कि हम ना तो इनसे हाथ मिलाएंगे, ना तो हम इनके साथ फोटो सेशन करेंगे, और ये उसी अमेरिकी डेलीगेशन के सामने ये सब कुछ हो रहा था। तो आप एक बात समझिए कि अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था ईरान के खिलाफ, ईरान ने उसी पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, वो भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सामने। उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि ये ईरान अमेरिका वार्ता के मौके पर स्विट्जरलैंड से आया एक और वीडियो। लॉन्ग शॉट में आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ का इंतजार और बेचैनी, वैंस की नजर, अरागची का आना और शरीफ से मिलकर निकल जाना, वैंस का ये बताया जाना कि फिर उनका शरीफ तक आना। मतलब एक तरीके से ये तमाम सारे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इन तमाम सारे वीडियोस को अपने अपने तरीके से एनालाइज करते हैं। एक और खबर, ये वो तस्वीर आप देखिए जब ईरानी डेलीगेशन वार्ता के बाद तेहरान के लिए निकल रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में शहबाज शरीफ हैं, अब्बास अरागची हैं, बागेर घालीबाफ है और पाकिस्तान का जो सैन्य एक तरीके से कमांडर है वो है आसिम मुनीर। अब इस तरह ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि करीब 18 घंटे तक चली वार्ता के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड से तेहरान लौट गया। ईरान का प्रतिनिधिमंडल लगभग 18 घंटे तक चली गहन बातचीत और कूटनीतिक सलाह मशविरे के बाद स्विट्जरलैंड से तेहरान के लिए रवाना हो गया। यह डेलीगेशन मोहम्मद बागेर गालिबाफ की अगुवाई में वार्ता में शामिल हुआ था। बातचीत लेक ल्यूरिसेंस समिट के तहत संपन्न हुई। इससे पहले मध्यस्थ देशों कतर और पाकिस्तान ने कहा था कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और उसमें उत्साहजनक प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच इन अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा, तकनीकी वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, अंतिम समझौते के लिए 60 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक का जो मोटा मोटा लब्बो लुआब है वो ये है। अच्छा, इस बीच एक और खबर आई, खबर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन बदतमीजी की थी, जिसके बाद ईरान जो है उस बैठक से बाहर निकल आया था और जाने के लिए नहीं कह रहा था और बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो जाता भी नहीं और गया भी नहीं। तो उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मांगी है। और क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो डेलीगेशन स्विट्जरलैंड गया है उसको वापस नहीं लौट पाएगा, जिंदा वापस नहीं लौटेगा। धमकी दी थी बाकायदा उसने। वॉर सर्विलांस के इस ट्वीट को देखिए, ईरान हैज पुल्ड आउट नेगोशिएशन डिमांडिंग ट्रंप अपॉलजीज फॉर थ्रेटनिंग टू मर्डर ऑफ नेगोशिएटर्स, यू वॉन्ट रिटर्न होम। बताया गया है कि तुम दोबारा घर वापस नहीं लौट पाओगे, नेगोशिएटर्स के लिए उसने ये कहा था। और उसके बाद ईरान का जो डेलीगेशन था वो मीटिंग से बाहर आ गया था और उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि उसने माफी भी मांगी और उसके बाद में
ये सब कुछ ठीक हुआ। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो चेला है लिंडसे ग्राहम, उसका एक बयान आया और उसने जो जानकारी दी वो दोस्तों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। जानकारी क्या, एक तरीके से ईरान को धमकाया है। सबसे पहले उसका ये बयान सुनिए। Let's try a diplomatic solution. I think it's going to fail. What happens next? I spent 4.5 hours with President Trump Friday. Here's what I think will happen next. If this deal fails, President Trump is going to take the Strait of Hormuz over by force. The United States will control the Strait of Hormuz. We'll charge a fee for all those who go through to pay for the operation. And we're going to expand the Abraham Accords in calendar year 2026. We're going to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords. And which... अब लिंडसे ग्राहम क्या कह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, इस ट्वीट को देखिए। इस खबर में बताया गया कि लिंडसे ग्राहम ने दावा किया कि उन्होंने शुक्रवार को करीब 4.5 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर के संभावित अमेरिकी रणनीति पर बयान दिया। ग्राहम ने कहा है कि अगर यह डील फेल हो जाती है तो ट्रंप बल का प्रयोग करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधा नियंत्रण अमेरिका का होगा, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का टोल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप वसूलेगा। मतलब आप सोचो कि किस लेवल का ये आदमी सपने देखता है। फिर कहा कि यहां से 2026 में कहा गया अब्राहम अकॉर्ड का और विस्तार होगा और इस विस्तार के तहत सऊदी अरबिया को भी उसमें शामिल कराया जाएगा। इस तरीके की बातें तो हैं। ये लिंडसे ग्राहम ने क्या वर्ल्ड सोर्स न्यूज के हवाले से ये वीडियो बड़ा आप कह लीजिए कि रिलायबल सोर्स है जियोपॉलिटिकल और खास तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर के। अच्छा, इस बीच लेबनान में तो हमले फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन छुटपुट हमले की खबरें भी आ रही हैं। इसके बावजूद भी उधर गजा में हमले बढ़ गए हैं। कुछ वीडियोस देखिए, ये ताज़ा हमले हैं जो इजराइल ने गजा के अलग अलग हिस्सों में किए हैं। इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जबरदस्त अटैक देखिए, सारी गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं, पूरा मलबा बिखरा हुआ है। एक ये वीडियो, एक और ये वीडियो देखिए जब गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हुई है और सड़कों पर भीड़ लगी हुई है, ये उसका वीडियो निकल के सामने आया। एक और ये वीडियो देखिए, भगदड़ मची और अचानक से एक और धमाका होता है इस वीडियो में, ये देखिए। अब इस द क्रडल का इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक, कई फिलिस्तीनियों की मौत, घायलों को बचाने पहुंचे लोगों के बीच फिर से दूसरा धमाका हुआ, डबल टैप जिसको बोलते हैं। इजराइल द्वारा गजा सिटी के अल रेमाल नेबरहुड इलाके में एक वाहन को निशाना बनाकर के एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कई फलस्तीनियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आए वीडियो फुटेज के मुताबिक पहले हमले के तुरंत बाद जब स्थानीय लोग घायलों की मदद करने के लिए मौके पर पहुंचे, तभी दूसरा विस्फोट हुआ, जिससे और अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। तो ये एक बड़ा हमला गजा में किया गया। और ये एक और तस्वीर देखिए, ये ड्रॉप साइट ने वीडियो जारी किया है, हमले के बाद का ये वीडियो है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब जरा इस ट्वीट पर नजर डालिएगा। इस ट्वीट में बताया गया कि गजा में इजरायली ड्रोन हमले जारी हैं, 4 फलस्तीनियों की मौत जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। अलग अलग इलाकों में ये हमले हुए हैं। एक हमला अकरम अबू मादी और एक बच्ची जिसकी उसमें मौत हुई है, जूलिया, जिसका नाम है जूलिया अल बलावी, उसकी मौत हुई है। खान यूनुस में ये अटैक किया गया है। एक और हमला हुआ है दोस्तों, ये तस्वीर देखिए जरा, ये अल जजीरा के पत्रकार की मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। उस दौरान की तस्वीरें हैं जो लगातार दोस्तों हमले, मतलब पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मारियो नौफाल ने ये ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें जो अल जजीरा है उसके जो कैमरा पर्सन है अहमद विशाह, उनकी मौत हुई है। और ये हमला दोस्तों बुर्ज रिफ्यूजी कैंप में हुआ है, बुरेज रिफ्यूजी कैंप में, उस पर अटैक किया है इजराइल ने। और इसमें कई और लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। एक और ये वीडियो देखिए, ये वेस्ट बैंक का वीडियो है। वेस्ट बैंक में जब इजरायली सोल्जर्स जो है फलस्तीनी एक तरीके से लोगों के घरों में घुस करके उनको हिरासत में लिया, उनके साथ एक तरीके से जानवरों जैसा सलूक करते हुए, ये कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से वीडियो निकल के सामने आया है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर जब फलस्तीनियों के एक तरीके से वाहनों में आग लगा दी इजरायली सेटलर्स ने। ये रामल्ला ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को आग के हवाले किया गया। ये फलस्तीन हाइलाइट्स ने ये वीडियो शेयर किया है।
तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारी ऐसी वीडियोस, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये पता चल रहा है कि एक तरफ जहां लेबनान में थोड़ा सा मामला धीमा है, तो अब इधर इजराइल जो है वो गजा में, वेस्ट बैंक में लगातार अटैक कर रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।